बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर जो है 16 करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके रेफरेंस में है। व्हाट इज़ मोल। थोड़ा सा हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मोल है क्या, मोल होता क्या है, मोल को हम कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो पहले तो हमें एक वर्ड, ये मोल है, मोल जो है वो एक जर्मन वर्ड है। क्या है ये? जर्मन वर्ड है। और इस वर्ड को जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1897 में। उनका, वो भी जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। उनका क्या नाम था? ऑस्टवर्ड। ऑस्ट ऑस्टवर्ड 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 नाम था उनका। WITH विलियम ऑस्टवर्ड नाम था उनका। ये भी जर्मन था, जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, केमिस्ट था। इसने ये, क्योंकि ये मोल जो है वो जर्मन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिससे मोल से ही क्या बना था? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल भी क्या है? ये भी जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। क्योंकि जर्मन जो था 1897 में जो ऑक्सफोर्ड ने, एक जर्मन केमिस्ट, उसने इसको डिफ़ाइन किया था। बल्कि डिफ़ाइन किया गया था, कहीं से वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा था जर्मनी में, तो इसको इस्तेमाल किया, मोल। अब यहाँ पे हम मोल की डेफिनेशन आपकी रेफरेंस में मिली हुई, दो डेफिनेशन है। मतलब जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है वो कौन सी है इसमें? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ substance substance which contains contain which contains the Avogadro number, the contain the Avogadro number, Avogadro number, Avogadro number of particles. Particles is called mole. अब यहाँ पे ये तो हमें बात समझ में आ रही है कि हम ये कह सकते हैं कि एक मोल, अगर हम कहें एक मोल, मोल एक जर्मन वर्ड है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को शो करता है। और जैसे कि टू आर मोर एलिमेंट, टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो वन मोल एक मॉलिक्यूल जो है सेम तकरीबन होते हैं। अब जैसे कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लें, जैसे कोई चीज़ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे कोई सोना ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं, तो ऐसा वज़न ले लेते हैं जिसका अगर हम कहें कि वन मोल ऑफ गोल्ड जो है, वन मोल ऑफ गोल्ड जो है वो इसके बराबर होता है। ये एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको हम एटम भी कह सकते हैं, ये एटम्स भी होते हैं, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ये पार्टिकल्स भी के तौर पर भी इसको हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वन मोल ऑफ गोल्ड ये सोना है, उसका अगर हम उसका एक मोल देखें, क्योंकि मोल जो है वो एक, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट था वो AMU का था, एटॉमिक मास यूनिट का, और ये एक जो है वो बहुत छोटी वैल्यू थी, बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एटम, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एटम। ये एटम की बहुत छोटी वैल्यू थी। अब इसको क्योंकि पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझने में साइंटिस्टों को, तो एक मोल का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया,
तो एक वर्ड यूज़ किया गया मोल को, कि हम किस एटम को जो कि एम लेते हैं उसको हम जो है किसी ऐसी बड़ी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका काम जो है वो सबसे पहले वो मेन जो साइंटिस्ट था वो था एवोगाद्रो। एवोगाद्रो ने 19th सेंचुरी में, जो कि एक इटालियन था, क्या नाम, इटालियन फिजिस्ट था, फिजिस्ट था, और उसका पूरा नाम अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नाम है इसका, लॉरेंजो लॉरेंजो रो रोमेनो एमिट एमिडो कार्लो एवोगाद्रो एवोगाद्रो, ये नाम था, मगर उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एवोगाद्रो ही कहते हैं। इसने जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल्स होगा किसी भी सब्सटेंस का, माने किसी भी चीज़ का, किसी भी शे का, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, माने इतने पार्टिकल्स होंगे, 10⁻23, इतना छोटा होगा ये, बहुत ही ये छोटी वैल्यूज होती है 23। तो आप ये समझ लें कि हम इस पार्ट अब इतने किसी भी सब्सटेंस में आज तक जो है इससे छोटे अभी तक नज़र नहीं आए हैं सब्सटेंस में पार्टिकल्स। तो एवोगाद्रो ने जो है ये बड़ा आसान किया साइंस के ऊपर, केमिस्ट्री पे, कि उसने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया कि आज तक इससे कम वैल्यूज़ किसी भी एटम्स की या मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। तो एवोगाद्रो ने बहुत सारी बातें को एक्सप्लेन किया, बताया कि किस तरीके से हम किसी जो है वो चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्योंकि एम ये छोटा होता है, और जो है इसको मोल कॉन्सेप्ट में हमने ज़्यादा बताना। तो इसी तरीके से हम जो है वो पार्टिकल्स, आपको पता है पार्टिकल्स माने क्या होते हैं, ज़र्रा या ज़र्रात। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लार्ज जो क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है वो, उसको हम किससे ले लेते हैं, वेरी स्मॉल साइज से, वेरी स्मॉल साइज के साथ कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक डज़न एक लेते हैं, एक डज़न डज़न अगर हम ले लेते हैं कि माने बनानास बनानास, तो क्या कर लेंगे हम, 1 डज़न बनानास कितने होगा ये, 12 पार्टिकल्स होगा, माने 12 पार्टिकल्स होगा, तो 12 होगा एक डज़न का दीजिए। इसी तरीके से एक मोल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.0 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पे हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, वन कार्बन ऑफ एटम को ले लेते हैं। एक कार्बन का एटम है हमारे पास। अब उसमें आपको पता है कि अगर हम इसका बनाएं तो उसमें 6 हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, 6 ही हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके ऑर्बिट में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, और के शेल में जिसको हम कहते हैं, और दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। इसका मतलब है इसके 6 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ये छोटी सी भी लिखते हैं। अब आप ये तो हमें समझ में आ रही है कि एक कार्बन के अगर हम बनाना चाहें तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे इसका मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ग्राम में ले लेते हैं। इसको AMU भी कह सकते हैं, EMU। इसी तरीके से हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होती है, इसके साथ थोड़ा सा फर्क होता है। इसी तरीके से हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। इसी तरीके से हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इन तमाम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना, 1837
जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है कितने गुना जो है वो बड़ा होता है प्रोटॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, इतने गुना बड़ा होता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसको और भी तरीके से समझना चाहें तो मास ऑफ कार्बन जैसे हमारे पास 6+6 कर लेते हैं, और ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। और 12 को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁻24, तो ये कितने हो जाएंगे कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तकरीबन ये इतने ही हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसको फिर अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में अगर एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये मोलर मास बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1 मोल ऑफ इसकी ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन एटम्स ले लेते हैं। तो हमें पता है ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और 8 क्या होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इनको सबको क्या कर लेंगे, हम प्लस करेंगे, तो ये हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे इसके, 16 हो जाएगा, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 16 AMU, और AMU होगा, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, मोलर मास में। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। और ग्राम एटॉमिक मास भी, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या करते जाएंगे, फाइंड करते। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारी एग्जाम्पल और मैं आपको, जैसे अगर हम कोई फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बहुत आसान हो गया है कि गिवन, क्योंकि हमारा एक तरीकाकार है, गिवन डेटा करते हैं पहले। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, 1 मोल ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 ग्राम जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, लाजमी वो 16 ग्राम होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 64 ग्राम है हमारे पास। तो ये हो जाएगा कि हमारे पास 64/16, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसका फार्मूला भी देखते जाएं, तो फार्मूला आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मोल का एक फार्मूला होता है, जो है हम अक्सर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मैस जो भी गिवन होता है, मैस गिवन होगा, और ग्राम में लिखेंगे, ग्राम को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ग्राम जी से, एटम, एटॉमिक को भी मैं एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मैस या मोलर मैस में भी हम इसको ले सकते हैं। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये अगर हम इसको कंटिन्यू और आगे समझना चाहें तो ये है कि मोल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, मोल हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, इसको करता है रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी गोल्ड, कोई भी चीज़, एनी हाउ, मेरे हाथ में मार्कर है, उसका अगर हम लेना चाहें मोल तो वो भी मालूम कर सकते हैं। तो हर चीज़ का हम मोल मालूम कर सकते हैं। मोल की तादाद इतनी ज़्यादा होती है जो एवोगाड्रो ने बताई है। एवोगाड्रो की जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह एवोगाड्रो पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने
ये देखा कि मोल जो है वो क्या है हमारे पास, मोल एक क्या है नंबर ऑफ सब्सटेंस है, माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिस जो कि एवोगाड्रो ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस में अगर इतने ज़र्रे मौजूद होंगे, इतने ज़र्रात मौजूद होंगे जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी तादाद होती है, इससे छोटा आज तक कोई एटम या पार्टिकल्स नज़र नहीं आए, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आए। तो इतनी तादाद जब होगी उनमें तो वो किसको फाइंड करती है, वो मोल को करती है। तो इस तरीके से हमने ये छोटा सा एक लेक्चर किया था मोल का। तो मोल एक जर्मन वर्ड है, आई रिपीट अगेन, और जो है ये मालिक्यूल भी एक जर्मन वर्ड है, ऑक्सफोर्ड ने इसको जो है वो पढ़ा था। इसके अलावा ये जर्मन केमिस्ट था, और ये बताया कि एक मोल माने कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ होगा उसको हम किससे फाइंड करते हैं, मोल से। और उस मोल को जो है वो एवोगाड्रो ने जो है 19 में मैंने आके जो इसको बताया 6.02 इंटू 10 पावर 23 पर। ये आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ है जो आज तक नहीं टूटी है, और ये अभी तक फाइंड इस्तेमाल में आ रही है। इस तरीके से इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक एवोगाड्रो का करेंगे। शुक्रिया।